मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और जिस तरीके से आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे, उसी तरीके से आप अपने पढ़ाई को भी अच्छे और मस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत ही चंद समय, कुछ समय बचा हुआ है। तो आपको जो है इसी टाइम में अपने तैयारी को लग कर करना है, और ये चीज हम आपको हर एक वीडियो में आपको समझाते आ रहे हैं, ताकि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्यूरी नहीं बचे आपको बाद में कि हम अच्छा होता कि चलिए कम से कम ये चीज पढ़ लेते, अच्छा होता कि वो चीज कर ले होते। तो इस सब चीज से दूर रहिए, और अभी के जो समय में आप जी रहे हैं उसको जिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, और जितना बेहतर तरीके से हो सके उसी सब चीज को हम दूर करने के लिए आपके लिए हिंदी क्लास व्याकरण को लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव को भी करवा रहे हैं और सब्जेक्टिव को भी लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए आपको परिभाषा की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि परिभाषा पढ़ते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है कि वो किस तरीके से हो सकती है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ जाकर रट लेते हैं तो वो रटा वो आपके कोई काम का नहीं है। अगर वही चीज को आप यहाँ समझ लेंगे, फिर आप अगर जाएंगे ऑब्जेक्टिव को लगाने, तो आपको बिना याद किए हुए आप लगा सकते हैं। तो चलिए, आप अधिकतर ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ के पहले सब्जेक्टिव को पढ़िए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे जाइएगा तो आप अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बिना किसी देरी के हम अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि मेरा नाम अंकुश कुमार, और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आज क्रिया को लेकर के आए हैं, जो कि हम एकदम साधारण एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, और आसान भाषा में परिभाषा को लिखा गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि आज जो आपको ऊपर भी दिख रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वर्ब यानी कि क्रिया को पढ़ने वाले हैं। इसी चीज को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, परिभाषित करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको वहां दिया गया वो क्या दिया गया? क्रिया की परिभाषा। ठीक है, क्या दिया गया? क्रिया की परिभाषा। तो क्या कहा है परिभाषा? ध्यान दीजिएगा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपको जैसे में लिखा हुआ है, जैसे सोना, जाना, पढ़ना, दौड़ना, खाना। एक चीज और समझ लीजिएगा, जितना भी जो भी चीज है जिसके लास्ट में ना लगा हो वो आपका क्रिया ही होता है। पढ़ना हो गया, रोना हो गया, सोना हो गया, खाना हो गया, जगना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, ये सब क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है? यहाँ पे दे रहा है क्रिया भी विकारी शब्द है। क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है, जो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। यानी कहने का मतलब है क्रिया भी क्या है? क्रिया भी विकारी शब्द है, जो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। आइए देखते हैं और क्या है। आप इतना समझ गए? इसमें ध्यान दीजिए, जैसे में क्या है कि कैसे पता चलेगा क्रिया ही विकारी है और लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। आइए देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे में क्या है? जैसे श्याम ने रोटी बनाया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? श्याम ने रोटी बनाया। हम यहीं पे अगर आपको कहेंगे श्याम ने रोटी बनाई, क्या अच्छा लग रहा है? तो वही कह रहा है कि लिंग और वचन के अनुसार क्या है? क्रिया बदलती है। यही पे हम कहेंगे श्याम ने रोटी बनाया तो सही है, सीता ने रोटी बनाई तो सही है। यानी कि लिंग के अनुसार आपको दिख रहा है कि बदल रहा है, वचन के अनुसार उसी तरीके से बदलेगा जहां पर आपको बदलना होगा। उसके बाद जो है आपको लिंग के अनुसार भी बदलेगा। आइए देखते हैं। दूसरा दिया गया है आपको, श्याम बाजार जा रहा है। क्या कर रहा है? श्याम बाजार जा रहा है। दूसरा क्या है? गीता ने रोटी बनाई। गीता ने रोटी बनाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्याम ने रोटी बनाया और गीता ने रोटी बनाई। गीता या सीता है? गीता। गीता ने रोटी बनाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लग रहा है कि लिंग के अनुसार बदल रहा है, तो इसी तरीके से आपको बदलना है। दूसरा थोड़ा सा और दिया गया अलग यहाँ पे, श्याम बाजार जा रहा है। यहीं पे हम अगर कहेंगे श्याम बाजार जा रहा है और वे लोग बाजार जा रहा है, अगर वे लोग बाजार जा रहा है, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपका जो सेंटेंस होता है, व्याकरण पढ़ने का मतलब होता है कि आप जो उच्चारण करते हैं, जो आप सेंटेंस बोलते हैं, जो आप वाक्य बोलते हैं, वो सुचारू ढंग से अच्छा लगे और क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाए। तो वही कह रहा है वे लोग बाजार जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको बदल रहा है, किसके अनुसार से बदल रहा है? तो यहां भी आपको ना वचन के अनुसार भी आप पढ़ सकते हो, वचन के अनुसार बदल रहा है। एक वचन हम कहेंगे श्याम बाजार जा रहा है, वहीं पे वे लोग बाजार जा रहे हैं, यानी किसके अनुसार से बदल रहा है? तो यहाँ पे आपको वचन के अनुसार बदल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट जो आपका परिभाषा है वो क्या है? तो ये समझ गया आप यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका है वो है धातु।
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा, धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ गए। चलिए देखते हैं फिर से क्या है इसमें। जैसे लिख, पढ़, आ, जा इत्यादि। यानी कि इसी में जब ये क्या हो गया, आपको मूल रूप को धातु क्या कर रहा है, अब फिर से ध्यान दीजिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और इसी में हम जब यौगिक, जैसे पढ़ लिखा है ना, पढ़ना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, पढ़, आ, जा इत्यादि है। और भी इसके अलावा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो कह रहा है, हमको क्या कह रहा है, धातु के दो भेद होते हैं। धातु कितने भेद होते हैं, तो धातु के दो भेद होते हैं। वो कौन सा है, एक मूल धातु है और दूसरा कौन सा है, यौगिक धातु है। समझ गए। धातु के अब ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहीं से अगर आपको आएगा ना, परिभाषा में आपको याद रहेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा धातु के भेद कितने होते हैं, तो धातु के दो भेद होते हैं। पहला आपको पता है कि मूल धातु, दूसरा कौन सा होता है, यौगिक धातु होता है। आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं, मूल धातु को पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल धातु है, फिर यौगिक है। ठीक है। तो मूल धातु यह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आप इस तरीके से लिखेंगे, यह स्वतंत्र होते हैं, यह किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर निर्भर नहीं रहती है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यह क्या होता है, जो आपको मूल धातु जो होता है, मूल धातु वो स्वतंत्र होता है। वो किसी पर निर्भर, जैसे स्वर होता है ना, स्वर जो किसी पर निर्भर नहीं होता है, और व्यंजन जो होता है दूसरे की सहायता से बनता है। वही चीज यहाँ भी है कि ये जो आपको मूल धातु जो है वो किसी पे आश्रित नहीं होती, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यह स्वतंत्र होते हैं, यह किसी दूसरे, यह स्वतंत्र होते, यह किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर निर्भर नहीं रहती है। आपको क्या कहलाती है, मूल धातु कहलाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करा, जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है, जा, खा, पढ़, लिख, चल, देख इत्यादि। समझ में आ गया। अब इसमें जो ये मूल धातु हो गया, ये किसी पे आश्रित नहीं है। जा है, खा है, पी है, सब चीज यहाँ पे क्या है, सो है, सब क्या है, तो यहाँ पे मूल धातु किसी पे आश्रित नहीं है। चलिए जैसे हम यौगिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे यौगिक में क्या होता है। तो यौगिक क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यौगिक यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। यौगिक कर रहा है, यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज और क्या चीज पे ध्यान देते हैं, जैसे ऊपर का परिभाषा मूल धातु है ना, उसी को हम नीचे से क्रमबद्ध तरीके से सजा देते हैं। अब बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर का कुछ परिभाषा अलग टाइप से होता है, नीचे कुछ अलग नहीं। तो हम जो क्या करते हैं, उस दोनों को मर्ज करके चलने का काम करते हैं, क्योंकि दोनों अगर एक तरीके से रहेगा तो याद करने में भी थोड़ा सा आसानी होगी, परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वही कह रहा, ऊपर क्या था, यह स्वतंत्र होते हैं, यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते, नहीं निर्भर नहीं होते। लेकिन यहीं पे अगर यौगिक में आप आते क्या करा, यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऊपर में क्या था, मूल धातु स्वतंत्र होता है और यौगिक स्वतंत्र नहीं होता। आपको यहीं पे याद करना है, यानी कि मूल धातु स्वतंत्र होता है, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह किसी न किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। यानी कि यह स्वतंत्र नहीं होते हैं, और क्योंकि बिना शब्द या प्रत्यय से मिले क्या हो सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। यानी कि इसमें प्रत्यय लगा, प्रत्यय भी आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहला अक्षर होता है, पहले लगाते हैं, और प्रत्यय जो होता है अंतिम वाला होता है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्या करा है, यह स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह किसी न किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। ठीक है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है, प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम आपको जस्ट यहाँ पे बताया, वो मूल धातु में क्या था, चल था, पढ़ था, रख था, इसी तरीके से था, जा था। तो उसी तरीके से अगर यौगिक में आता तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं चल है ना, तो जैसे यौगिक में आकर क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा। पढ़ है ना, तो यौगिक क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। रंग है ना, तो यौगिक क्या हो जाएगा, रंगना हो जाएगा। यानी कि समझ गया मैं आ गया आपको कि लास्ट में जो है यहाँ पे प्रत्यय को लगाया जा रहा है, या फिर किसी भी अक्षर को लगाया जा रहा है, शब्द को लगाया जा रहा है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो क्या आता है, तो वो आता है क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ रहेंगे तब आपको याद रहेगा, रट रहेंगे तो याद रहेगा नहीं रहेगा। तो चलिए आइए यहाँ से देखते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अब समझ गए यहाँ पे क्रिया कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट हम लोग का आता है
सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा, इसलिए कम कम ही हम पढ़ाने का आपको प्रयास करते हैं, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। समझाने में थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सकर्मक क्रिया का हम लोग पढ़ते हैं पहले। जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ या तो कर्म होगा या फिर कर्म होने की संभावना जताई जाती है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या करा? फिर से रिपीट करते हैं। जिस शब्द में क्रिया हो या फिर होने की संभावना जताई जाती है, यानी कहने का मतलब हो या फिर होने की संभावना का मतलब क्या होता है? क्रिया या तो उस समय उसमें लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, तो आगे लगाने की संभावना जताई जाती है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं। जैसे में क्या एग्जाम्पल में, जैसे में कह रहा है, जैसे में है वह आम खाता है। ठीक है, वह आम खाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह तो है नहीं, लेकिन अब अलग लिखने का प्रयास और बताने का प्रयास जरूर करेंगे। वह आम खाता है, और दूसरा क्या है आपको? तो दूसरा है सीता किताब पढ़ती है। समझ गए? वह आम खाता है, दूसरा सीता किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा यहाँ नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वह आम खाता है। ठीक है, वह क्या? वह आम खाता है। तो समझिएगा यहाँ पे वह क्या हो गया, तो वह जो आपका हो गया वो हो गया कर्ता। करने वाला क्या है? कर्ता होता है। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? आम क्या है? आम हो गया आपका कर्म हो गया। आम क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। और यहाँ पे खाता क्या हो गया? तो ये आपका क्रिया हो गया। तो आशा है कि आप इस तरीके से इसको समझ गए होंगे। यहीं पे दूसरा क्या है? सीता किताब पढ़ती है। तो सीता आपकी क्या हो गई? तो सीता आपकी कर्ता हो गई, किताब आपकी क्या हो गया? तो कर्म हो गया, और एक पढ़ती क्या हो गई? या पढ़ती है क्या हो गई? तो ये आपका क्रिया हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। और एक बार वीडियो जब थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो दोबारा जरूर देखिएगा। आशा है कि आपको बहुत समझ में आएगा। हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जितना ज्यादा आप यहाँ पे समझ सके। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या? अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया से, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या न होने की भी संभावना जताई जाती है, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या न होने की संभावना भी नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। थोड़ा सा अपने भाषा में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा डबल हो गया, ज्यादा बड़ा भी तो अब याद कर सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान देते हैं। जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा, क्या है? अब सबसे पहले समझेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा और आगे भी उसमें कर्म न होने की संभावना भी होगी उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कहेंगे वह सोता है, वह सोता है, तो यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कर्म का कहीं जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे कहीं कर्म का जिक्र है? ये थोड़ी लिखा हुआ बेड पर सोता है, वो सीधे रोता है। तो कौन रो रहा है? तो किसी वह रोता है। ये क्या हो गया? आपका अकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे जैसे आपके लिखा हुआ वह गाता है, तो यहाँ पे गाता, यहाँ पे कर्म का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए अकर्मक क्रिया है। परिभाषा आप समझते हैं तो बढ़िया तरीके से समझ में आपको आ ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। तो चलिए, आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ जरूर सीखे होंगे। नए चीज को अगर सीखे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ अगर इसमें आपको डाउट भी लगता है, कुछ गड़बड़ी भी लगता है, तो आप उससे भी हमें बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें, अगर हमें समझाने में कुछ कमी हो जाती है तो चलिए, हम लास्ट में जाते जाते आपको इतना जरूर बताएंगे, अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अपने बोर्ड एग्जाम तक हमसे जुड़े रहिए। हम आपको हिंदी में जो है, चाहे आप 10th से हो या फिर 12th से, हम आपको जो है यहाँ पे 95% प्लस मार्क्स दिलवाने का प्रयास करेंगे, ओनली वो हिंदी में, क्योंकि हम जो है यहाँ पर अभी आपको हिंदी सीट पढ़ा रहे हैं। अदर सब्जेक्ट के लिए जो हम थोड़ा सा अकेले सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, लेकिन यहाँ पे अगर सब सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हिंदी नहीं, पूरा हिंदी हो पाएगा, नहीं मैथ हो पाएगा, नहीं संस्कृत हो पाएगा, नहीं आपको होम साइंस, यानी कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, ताकि बच्चों को जो यहाँ पे भरपूर शिक्षा मिल सके। तो चलिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।